फाइनेंशियल इंक्लूजन का लक्ष्य पाने के लिए कल प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे जन धन योजना। सिर्फ 3 मिनट में खुलेगा बैंक खाता। एक दिन में 1 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य। मजबूत विदेशी संकेतों के दम पर फिर आगे बढ़े बाजार। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी एफआईएस ने जनवरी से अब तक बाजार में $1300 करोड़ डाले। सुप्रीम कोर्ट के झटके से 8% टूटा डीएलएफ का शेयर। 3 महीने के अंदर भरना होगा 630 करोड़ रुपए का जुर्माना। कंपनी ने गुड़गांव के 2 प्रोजेक्ट में किया दबदबे का गलत इस्तेमाल। डीएलएफ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे देख रहा है कंपटीशन कमीशन, करेंगे चर्चा। सीसीआई चेयरमैन अशोक चावला से आवाज एट 9 में आगे। घोटाले की खबरों से आज काफी दबाव में दिखा यूको बैंक। शेयर 8% तक टूटा। फाइनेंशियल टेक से पूरी तरह खत्म हुआ एमसीएक्स का नाता। फाइनेंशियल टेक ने बची हुई 5% हिस्सेदारी भी बेची। अब रियायती सिलेंडर के लिए मिलेगा ज्यादा आजादी। 1 महीने में लिए जा सकेंगे 1 से ज्यादा सिलेंडर। कैबिनेट का फैसला। सड़क प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए परिवहन मंत्रालय को दिए गए ज्यादा अधिकार, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में ओएनजीसी, एनएचपीसी और कोल इंडिया के विनिवेश पर नहीं हो पाया फैसला। टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा का भी ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा जमा। स्नैपडील.com में किया निजी निवेश। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। पुराने और बेकार कानूनों को हटाने की कोशिश में सरकार ने उठाया कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने कानूनों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने को मंजूरी दी। 3 महीने में सौंपेंगे रिपोर्ट। 100 रुपए में टिकट के ऑफर से एयर इंडिया की वेबसाइट पर टूट पड़े यात्री। ऑफर के पहले ही दिन क्रैश हो गई वेबसाइट। बढ़ती मांग को देखकर फ्लिपकार्ट ने उतारे 5 नए टैबलेट। इंटेल एटीएम प्रोसेसर वाले इन टैबलेट्स की कीमत 6 से 16 हजार रुपए के बीच। पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी को मिली बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहाल किया भारतीय पासपोर्ट। और YouTube पर वायरल हुई 3 दोस्तों की खतरनाक सेल्फी। हांगकांग की 5वीं सबसे ऊंची इमारत पर चढ़कर की रिकॉर्डिंग। सबसे पहले बात उस योजना की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये देश को बदल सकती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में इसे गेम चेंजर स्कीम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम जन धन योजना का कल शुभारंभ होने जा रहा है। इसका शाम 4 बजे बड़े पैमाने पर देश भर में लॉन्च होगा और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस योजना को लेकर पीएम कितने उत्साहित हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 12 दिन पहले ही उन्होंने लाल किले से स्कीम को लॉन्च किया था। कल के आयोजन को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्यों में कैंप करने का निर्देश दिया है। 600 जिलों में 60,000 गाँव में कैंप लगाए जाएंगे और कल 1 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और ज्यादा डिटेल के साथ अब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और हमारी संवाददाता अंजुल तोमर। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री मोदी इसे एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। 7.5 करोड़ घरों के खाते खोलने का उनका मिशन है और कल इसकी शुरुआत होने जा रही है। क्या क्या तैयारियां की गई है इस मेगा लॉन्च की? देखिए, इस योजना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज देर शाम तक प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर डिपार्टमेंट है वो हो, या फिर हर बैंक के अपने अधिकारी हो, हर कोई आपस में तालमेल बैठाने में जुटा रहा और योजना के लॉन्च में कोई कोताही ना हो पाए ये सुनिश्चित करने में जुटा रहा। योजना के लिए खास तौर से यहाँ पे करीब 60,000 से ज़्यादा कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री खुद इसको औपचारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। लेकिन ये जो 60,000 से ज़्यादा कैंप हैं, स्थानीय स्तर तक लोगों में उत्साह बना रहे, वहाँ पे कोई कोताही ना हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। 76 से ज़्यादा ऐसे कैंप हैं जहाँ पे केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के भी कई मंत्रियों को ड्यूटी पर लगाया गया है कि आप वहाँ पे मौजूद रहें जब तक ये कैंप आयोजित किया जा रहा है तब तक। और ख़ास तौर से और जो छोटे तबके में कैंप लगाए जा रहे हैं वहाँ पे ये कहा
कहा गया है कि जो भी स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हैं, ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं, उन सभी को कहा गया है कि शामिल किया जाए इस योजना में। लोगों को इसमें खाते खुलवाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र लेकर नहीं आ पाते हैं, निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तब भी आपके खाते खुल जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे आके फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका जो एक्नॉलेजमेंट जाएगा आपके घर पे, अगर वो रिसीव हो जाता है तो माना जाएगा कि आप वहाँ पे रहते हैं और ऑटोमेटिक आपका खाता खुल जाएगा और आपके स्थानीय प्रमाण पत्र मिल जाएगा। लोगों में उत्साह बने, लोग खाता खुलवाने के लिए आगे आए। इसके लिए पहले ही 2 ऐलान किया जा चुके हैं कि 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा होगी, 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा और साथ ही साथ इसमें हर बैंकों के लिए एक कोटा एक तरह से कह सकते हैं लक्ष्य रखा गया है कि 60,000 से ज़्यादा कैंप हैं और हर कैंप में करीब 100 से 125 बैंक खाते खुलने चाहिए। ये भी बैंक अधिकारियों के बीच में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि ऐसे हर कैंप में 100-125 लोग कहाँ से ढूंढ करके लाएं। इसकी भी कवायद कई दिनों से चल रही है। तो कुल मिलाकर कहें, तैयारियों में कोई कोताही ना हो, इसके खास इंतजाम वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और बैंक के स्तर पर किए गए हैं। बिल्कुल, यानी तैयारियां काफी जोरों पर हैं। लेकिन अंशुल, आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे, सरकार ने एक दिन में 1 करोड़ अकाउंट खोलने का लक्ष्य रखा है, ये बताएंगे ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा? जी हाँ, सरकार 1 करोड़ से ज्यादा खाते खोल पाएगी एक दिन के अंदर। इसके लिए हमको कल तक का वेट करना होगा, लेकिन सरकार जो प्रॉमिस कर रही है कि 3 मिनट के अंदर आप बैंक खाता खोल पाएंगे। उसका कहना है कि कॉमन सर्विसेज सेंटर में आप जैसे ही आएंगे, आपको आधार नंबर अपना देना होगा। आधार नंबर देते ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे कंप्यूटर में सामने आ जाएंगे। साथ ही बैंकिंग के अलावा अगर आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सामने आ जाएंगे। आधार नंबर देते ही आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो आपके फिंगरप्रिंट के जरिए, आइरिस के इंप्रेशन के जरिए लिया जाएगा और आप जो है अपना बैंक खाता खोल सकते हैं 3 मिनट में, या फिर अपना जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर जो है सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में, गांव में ये मौजूद हैं। करीब 1.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जहां पर गवर्नमेंट की सर्विसेज जैसे डेथ, बर्थ सर्टिफिकेट या आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड जो है आपको कंप्यूटर के जरिए दिए जाते हैं। वहीं पर ये जो है सुविधा मौजूद होगी और आप आधार कार्ड के जरिए, आधार नंबर के जरिए 3 मिनट में अपना खाता खोल सकते हैं। सरकार का आगे ये भी प्लान है कि 1.5 लाख के अलावा 1 लाख और नए CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ पर आपको कई तरह की सुविधा मिलेंगी। बैंक अकाउंट खोल सकेंगे आप, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन प्रोडक्ट, इसके अलावा जो है आप अपना जो रेल टिकट बुक कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अपना मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, कुछ भी ये सर्विसेज अभी भी अवेलेबल होती है। अब इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और CSC भी खोले जाएंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। लक्ष्मण और अंजुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। बैंक अकाउंट के साथ 1 लाख रुपए का बीमा भी यहां पर दिया जाएगा। बीमा देने की जिम्मेदारी NPCI की होगी। खबरों के मुताबिक बीमा के लिए NPCI ने HDFC अर्गो के साथ करार भी कर लिया है। हमसे खास बातचीत में NPCI के CEO AP हुता ने कहा कि 2016 तक NPCI 15 करोड़ रुपए के कार्ड जारी करेगी, लेकिन बीमा क्लेम के लिए 45 दिनों में इस कार्ड को स्वाइप करना होगा। जो सब अकाउंट खोलेगा उसके सभी अकाउंट होल्डर को एक रुपए कार्ड दिया जाएगा। रुपए कार्ड का एक इनबिल्ट इंश्योरेंस है जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, और जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर लीडिंग टू डेथ और डिसेबिलिटी वो सभी रुपए अकाउंट होल्डर को मिलता है। और जनधन योजना के अंदर भी जो सब आएंगे उनको भी मिलेगा। और इसके लिए उसका जो प्रीमियम NPCI ही बेयर करेगा। ये जो रुपए कार्ड का एक फीचर है, और गवर्नमेंट भी और सोच रहे हैं उसके ऊपर भी और क्या किया जा सकता है। कंडीशन है कि ये जो कार्ड एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहे का मतलब है कि वो कम से कम 45 डेज में वंस इसका बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, डिपॉजिट करना है, विथड्रॉ करना है, मनी ट्रांसफ़र करना है, एक बार भी कुछ एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इधर धनचंद योजना स्कीम को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस भारी भरकम योजना को बहुत ही जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है। कुछ का कहना है कि टेक्नोलॉजी को लेकर तस्वीर भी साफ नहीं है, ब्रॉडबैंड का जाल गांव में नहीं बिछ पाया है। ऐसे में ये स्कीम कैसे लागू की जा सकती है? लेकिन कुछ को लगता है कि ये अच्छा कदम है और बैंक अकाउंट खोलने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये बात है कि जो इस टाइम तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है।
एक ये टेक्नोलॉजी है eKYC टेक्नोलॉजी, जो अकाउंट खोलने का टेक्नोलॉजी है। eKYC टेक्नोलॉजी, खाता खोलने में सुविधा हो जाएगा। इस अकाउंट में कैश इन कैश आउट सर्विसेज यूज़ होनी चाहिए, जैसे कि डेबिट कार्ड यूज़ हो। तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा BC एजेंट के पेमेंट पॉइंट्स क्रिएट की जाएं, और इसी के लिए हमारी जैसी कंपनी ऑक्सीजन जो है वो BC पेमेंट पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के प्रयास में इस समय बहुत ज़्यादा तत्पर है। इस योजना में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो स्पीड से ये लॉन्च हो रही है तो इसमें कंज्यूमर को चॉइस नहीं मिल रही है। सरकार बता रही है कहाँ अकाउंट खुलेंगे, कौन से ब्रांच में खुलेंगे, कहाँ सर्विस एरिया होगा, कैसे ट्रांजैक्शन होंगे, कौन से BC होंगे, कौन सा कार्ड दिया जाएगा। जहाँ तक सुना है ऐसा लग रहा है कि सारे रुपए कार्ड ही दिए जाएंगे। सरकार ने रियायती सिलेंडर के नियम को ढीला कर दिया है। अब साल में 12 रियायती सिलेंडर की सुविधा लेने के लिए हर महीने सिलेंडर लेने की शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब साल में कभी भी 12 सस्ते सिलेंडर लिए जा सकेंगे। कई बार लोगों को एक की आवश्यकता नहीं होती है, कई बार फेस्टिवल सीजन होता है, उनके यहाँ मेहमान हो जाते हैं तो अधिक जरूरत पड़ती है। तो ऐसा अनुभव आ रहा था कि अगर किसी ने एक सिलेंडर एक महीने में नहीं लिया तो बाकी महीने में उसको नहीं मिलेगा। तो आज की कैबिनेट की बैठक में जनता की सुविधा को देखते हुए उस कंडीशन को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने सड़क प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए आज एक छोटा लेकिन अहम फैसला किया है। कैबिनेट ने तय किया है कि किसी सड़क प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाया जाए, इसके लिए कैबिनेट में विचार की जरूरत नहीं है, बल्कि संबंधित विभाग खुद तय करेगा कि सड़क कैसे बनाई जाए। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या हो, इस पर कैबिनेट सेक्रेटरीट में विचार हो सकता है। किसी भी सड़क निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया और कौन सा मोड सबसे अच्छा होगा, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट का ही निर्णय वही करेंगे। बदलाव भी होगी तो वो करेंगे। ONGC, NSPC और कोल इंडिया के निवेश का प्रस्ताव एक बार फिर अटक गया है। आज हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCA की बैठक में संबंधित मंत्री नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इस पर चर्चा नहीं हो पाई। ONGC में 5% हिस्सेदारी बेचकर सरकार की करीब 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। कल मोदी सरकार के सत्ता के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में चाहे विपक्ष हो या फिर इंडस्ट्री से जुड़े लोग, सब मोदी सरकार के 100 दिन के काम की समीक्षा पर टिप्पणी दे रहे हैं। हीरो मोटर के सुनील मुंजाल ने नई सरकार के काम पर खुशी जताई है। उनके मुताबिक सरकार का फोकस एकदम स्पष्ट है और मोदी सरकार के आने के बाद ही एक बार फिर से निवेशकों का भरोसा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। I think clearly many more pluses than misses. Decision making has got better, but there also seems to be more centralization than before. The government actually has made some pretty interesting announcements, whether it's on the high-speed rail links, whether it's on 100 cities, or it's in water, including river linking, focus on energy, focusing on the areas which generate huge amounts of employment, like textile industry, automotive industry, home construction. So I think these are the things which need the next wave of focus. And GST, we are hoping to hear a date at some point, a terminal date when GST can actually get implemented. और सारी टेंशन भूलकर आज नए शिखर पर बंद हुए शेयर बाजार। किन शेयरों ने दिखाई सबसे ज्यादा तेजी, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अच्छे ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार में जोश भरा और 2 दिन दबाव में रहने के बाद आज सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड क्लोजिंग देने में कामयाब रहे हैं। सेंसेक्स फिर 26,500 के पार निकल गया, वहीं निफ्टी मजबूती के साथ 7,900 के ऊपर बना रहा। बाजार में आज ऑटो शेयरों ने स्मार्ट रिकवरी की। टाटा मोटर्स, हीरो मोटो और बजाज ऑटो में अच्छी तेजी रही। IT शेयर भी आज खूब चमके। SCL टेक, विप्रो, टाटा एलेक्सी चढ़ने वालों में रहे। डिफेंस शेयरों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहा। BEL, BEML जैसे शेयरों में आज शानदार मजबूती देखने को मिली। जानकारों के मुताबिक बाजार में अभी और तेजी बाकी है और अगले साल निफ्टी 10,000 के स्तर को पार कर जाएगा।
अर्निंग्स के हिसाब से आपको पहले बताता हूँ कि अर्निंग्स में मेरी जो उम्मीद है कि FY15 में 15% ग्रोथ रेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेंसेक्स कंपनीज में, और FY16 में 25%, तो अर्निंग्स अपग्रेड आएगा। और दूसरा उसी हिसाब से अगर टारगेट्स देखूँ अगर निफ्टी के, तो मेरा 10,000 लेवल टारगेट है दिसंबर 15 में, और आपका करीब 9,000 ये पहुँच जाना चाहिए आपके मार्च अप्रैल तक। तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, इस हिसाब से मैं अपना पोर्टफोलियो बना के चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगले जो 10,460 का मेरा मई 2015 का है, 33% मूव यहाँ से भी है, वो ज़्यादा ड्रिवन होगा परफॉर्मेंस पे, या जो मैं कहता हूँ कि EPS ड्रिवन, कि जहाँ भी परफॉर्मेंसेज आएंगी उनमें वही चाल दिखेगी। लेकिन इस टाइम जहाँ परफॉर्मेंस नहीं आएगी आप देखेंगे वहाँ ड्रिफ्ट डाउन होगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आगे जाते जाते 1 या 2 सेक्टर जो मुझे अच्छे लगते हैं जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रहा है, वो एक है IT। डिफेंस में FDI निवेश के नए नियमों के बाद DIPP ने रेलवे में भी 100% FDI निवेश का नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे लाइन को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में शामिल किया गया था और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले हाई स्पीड ट्रेन के लिए 100% FDI को मंजूरी दे दी गई थी। डेडिकेटेड फ्रेट लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग सिस्टम को 100% FDI में शामिल किया गया था और 3 हफ्ते पहले कैबिनेट ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% FDI को मंजूरी दी थी। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी DLF को अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करना काफी महंगा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को 630 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है और DLF को ये पूरी रकम 3 महीने के अंदर चुकानी होगी। कोर्ट ऑर्डर के 1 घंटे के पहले ही हमने आपको ये खबर सबसे पहले दे दी थी। और डिटेल्स के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, यहाँ पर जाना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है और साथ ही DLF पर किस तरह की मनमानी का ये आरोप है? आज यहाँ रियल्टी मेजर DLF के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी इम्पैक्ट करने वाला है। कंपनी को अगले 3 महीने के अंदर 630 करोड़ रुपीस की पेनल्टी जमा करानी होगी। ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंस केस में है जिसमें DLF को गिल्टी ठहरा चुकी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये पेनल्टी देने के लिए जो एपेक्स कोर्ट है उसने कह दिया है DLF को भी पेनल्टी देनी होगी। इसमें से 50 करोड़ जो है वो अगले 3 वीक्स में जमा कराने होंगे कोर्ट में, और बाकी के जो है 580 करोड़ रुपीस जो है अगले 3 महीने के अंदर कराने होंगे जमा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट अमाउंट है जो पिछले 3 साल में इस अमाउंट पर 9% रेट पे कैलकुलेट होता है, उसको लेके भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए उनको पेनल्टी जो है वो 630 करोड़ रुपीस देनी है अगले 3 महीने में। 170 करोड़ रुपीस का फैसला सुप्रीम कोर्ट जब फाइनली इस केस को डिसाइड करेगी तब आएगा, और तब जो है DLF को ये पेनल्टी जमा करानी पड़ सकती है। ये जो पूरा मामला है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये पेनल्टी को लेकर सुनाया है, जबकि ये मामला अभी कोर्ट में चलता रहेगा। ये जो मामला है ये 3 साल पुराना है, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने DLF के खिलाफ ऑर्डर सुनाया था कि उसने अपने जो पोजीशन है उसको डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज किया है और उस पर 630 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई थी। उसके बाद इसको कॉम्पैक्ट में जो है गया, ये केस को चैलेंज किया गया था। कॉम्पैक्ट ने करीब 3 महीने पहले अपना ऑर्डर सुनाया था और CCI के ही फैसले को अपहोल्ड किया था, और उसके बाद DLF पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो है आज पेनल्टी के ऊपर फैसला दे दिया है। और जहां तक कॉम्पनसेशन का सवाल है, इस केस में जो दायर किया था वो मैग्नोलियाज, पार्क प्लेस और बिलेयर के रेजिडेंट्स, करीब 2700 रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया था और कहा था कि DLF जो है उन पर जो है जो कंडीशंस लगाना है वो अनफेयर हैं और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनको काफ़ी इसका नुकसान है। वो जल्द ही कोर्ट में जा सकते हैं कॉम्पनसेशन को लेकर। सूत्रों का कहना है ये जो कॉम्पनसेशन है ये जो है 2000 करोड़ और ज़मीन के लिए अलग से कॉम्पनसेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए अंजुल। तो DLF को 6 महीने के अंदर भरने हैं 630 करोड़ का जुर्माना। ग्राहक के पक्ष को समझेंगे कंज्यूमर मामलों के वकील उदय वावेकर से। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे देख रहा है कंपटीशन कमीशन, करेंगे चर्चा CCI चेयरमैन अशोक चावला से इस ब्रेक के बाद।
तो डीएलएफ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसे सीसीआई कैसे देख रहा है और इस फैसले को कंज्यूमर्स के लिए कैसे देखा जाए, ये समझाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीसीआई के चेयरमैन अशोक चावला और कंज्यूमर मामलों के वकील उदय वावेकर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। उदय जी, पहले मैं आपके पास आता हूं, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या अब ये कहने का वक्त आ गया या कंपनियों को ये समझ जाना चाहिए कि सीसीआई के फैसले को गंभीरता से लेना जरूरी होगा, जैसा कि डीएलएफ के मामले में हम देख रहे हैं? ये तो स्वागतार्ह निर्णय है और बहुत ही गंभीरता से कंपनियों को देखना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया रेगुलेटर तो अभी आ रहा है, मगर वो अब तक जब तक नहीं आता है वहाँ सारे इंडिया में अलग अलग प्रैक्टिसेस है। महाराष्ट्र में मोफा है, मगर मोफा का इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। मोफा में ये सारी कंडीशन है कि विदाउट कंसेंट ऑफ द फ्लैट परचेजर प्लान्स कैनॉट बी चेंज, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स कैनॉट बी देयर, यू कांट चेंज द एंटायर प्लान। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो हम अनुचित व्यापारी प्रथा कहते हैं, वो जो डीएलएफ में यहाँ आई है कि एग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस डोमिनेटिंग पोजीशन से इन्होंने की है वो बिल्कुल गलत है करके, और उसके ऊपर 600 करोड़ का जुर्माना, मतलब काफ़ी बड़ा जुर्माना है। और मेरे ख्याल से ये बहुत स्वागतार्ह निर्णय है कि इससे जो विकासक लोग हैं वो लोगों को फंसाएंगे नहीं, और ख़ास करके कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल। यहाँ पे चावला जी, आपका भी टेक लेना चाहूंगी मैं। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सीसीआई के लिए एक बड़ी कामयाबी है? जी हाँ, वो तो है, मगर जो कायदे की प्रक्रिया होती है, एक कमीशन निर्णय करता है, उसके बाद कॉम्पैट में अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, तो उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोसेस ऑफ लीगल फाइनलिटी है, जिससे कि जो भी एक निर्णय किया जाए उसके ऊपर जिनके खिलाफ फैसला हुआ है उनको 1 या 2 मौके मिलें अपील करने के। तो ऐसा कि चुनौती आसानी से दी जा सकती है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इट्स पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस। चावला साहब, 2 दिन पहले की अगर बात करें तो सीसीआई ने ऑटो कंपनियों पर मनमानी के लिए जुर्माना लगाया है, तो क्या इस मामले में भी आप दबदबे, यहाँ जो हमने देखा कि दबदबे का गलत इस्तेमाल किया गया, आपको लगता है कि ये भी सिमिलर केस है जैसा हमने डीएलएफ के केस में देखा? नहीं, ये अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस का केस नहीं था। ये केस ऐसा था कि ऑटो कंपनीज सभी इस सिलसिले में लगे हुए हैं कि जो उनके ऑटो पार्ट्स हैं, जो मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए चीज़ें चाहिए, उनके ऊपर उन्होंने ऐसा अंकुश और कंट्रोल लगा रखा है जिससे वो मिलने में कठिनाई होती है, महंगे मिलते हैं, और बहुत से लोग कार लेने में चाहे खर्चा कम हुआ हो पर उसको रिपेयर और मेंटेन करने में खर्चा बहुत हो जाता है। ये सवाल था। सो ये इसमें रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड का इशू था, नॉट अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। जी उदय जी, जैसा यहाँ चावला साहब कह रहे हैं कि ये मामला थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन क्या माने कि सीसीआई, क्योंकि हमारा आज मुख्य मुद्दा बात का सीसीआई है, कि सीसीआई के जुर्माने को पहले कोई इतना गंभीरता से लेता नहीं था, शायद डीएलएफ ने भी नहीं लिया, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा होगा। आपको क्या लगता है, इन कार कंपनियां, जो 14 कार कंपनियां, इनका भी यही हश्र हो सकता है? इनको ये पूरी रकम भरनी पड़ सकती है? अपील में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कोई नहीं कह सकता है, मगर मेरे ख्याल से ट्रेंड ऐसा है कि उनको भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अनुचित व्यापारी प्रथा आप कर रहे हैं और पार्ट्स अगर आप बराबर से नहीं दे रहे लोगों को, तो मेरे ख्याल से ये तो ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा निर्णय। और जैसे चावला साहब शायद आपको बोलेंगे कि यूनिटेक जो कंपटीशन एक्ट ने डोमिनेटिंग पोजीशन पे उनको 10% इंटरेस्ट लगाया था, बाद में जाके वही यूनिटेक नोएडा के प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर आप अनऑथराइज फ्लोर्स बनाते हैं और लोगों को फ्लैट नहीं मिल सकते, हार्ड अर्न मनी है उनका, जिंदगी की कमाई डालते हैं फ्लैट में, उन्होंने कहा कि 1 वीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको रिफंड विद 12% दिया जाए, नहीं तो सिमिलर फ्लैट इन द सिमिलर विसिनिटी दिया जाए। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन कमीशन जो है वो अभी लोग जानने लगे हैं और डरने भी लगे हैं। राइट, आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन कविता, मुझे लगता है चावला जी से आप बात करना चाह रही थी। हाँ, उससे पहले मैं यहाँ पर वावेकर जी से पूछना चाहती हूँ कि कंज्यूमर के लिहाज से अगर इसको समझा जाए तो किस तरह का मैसेज जा रहा है? क्या कंज्यूमर सीधा यहाँ पे सीसीआई को शिकायत भेज सकते हैं? ये हाँ जी सर, कंज्यूमर को बहुत बढ़िया मैसेज है। अगर कंज्यूमर आज संगठित हो जाए और दिल्ली में जाके कंपटीशन एक्ट में तकरार गुजारिश करे, और आपके पास कंज्यूमर फोरम्स भी है जहाँ ये इफेक्टिवली, वहाँ भी अनुचित व्यापारी प्रथा कवर होती है। छोटे छोटे ग्राहक है जो दिल्ली नहीं जा सकते, वो ग्राहक फोरम के सामने जा सकते हैं। सेक्शन 21R जो है
वो कंज्यूमर एक्ट के तहत वो अभी बहुत अच्छा है, और जिसमें भी ऐसी अनुचित व्यापारी प्रथा, अनफेयर एग्रीमेंट्स टर्म्स है, महाराष्ट्र में तो मोफा है, कई जगह ऐसे एक्ट्स है जो मॉनिटरिंग एक्ट्स है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो ये सब आप ग्राहक मंच के सामने भी ले सकते हैं। आपको और एक मंच है, अगर आप बड़े पैमाने पे नहीं जा सकते तो छोटे पैमाने भी अभी ये जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि विकासक जो है वो काफ़ी फायदा लेते हैं लोगों को पता नहीं होता है। कई बार नीड ऐसी होती है, गरज ऐसी होती है कि आपको घर तो चाहिए, घर मिलता नहीं है, और ज़िंदगी की कमाई डाल के लोग फंसे जाते थे, ठगे जाते थे। सभी विकासों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा एक क्लास है और जिसको इससे बड़ा डर पैदा होगा, और ये जो डर है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको एक मालूम होना चाहिए कि आपको बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी, चाहे आप कितने भी बड़े विकासक हो। बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं उदय जी कि ये आपको अमाउंट देना पड़ेगा लोगों को। चावला जी, हमारा यही सवाल है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन तक हर्जाना पहुंचाने का काम क्या आप कंपटीशन कमीशन करेगा या पैसा वसूल करके आप लोगों को देगा? नहीं, देखिए जो कायदा की ये फ्रेमवर्क है वो तो जो पेनल्टी जैसे कि मानो कि डीएलएफ पे लगी है और उनको भरनी पड़ती है, तो वो पेनल्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी, क्योंकि ये जो भी उन्होंने कार्य किया जो मार्केट के फेवर हित में नहीं था या एंटी कंपेटिटिव था, दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और द पीपल, तो वो पेनल्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी। हम इंडिविजुअल्स को नहीं देंगे। अगर इंडिविजुअल्स की कंप्लेंट है और इंडिविजुअल उसमें से मॉनेटरी बेनिफिट या रिलीफ चाहते हैं स्पेसिफिकली, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, तो उनको अपना केस बना के कॉम्पैट के पास ले जाना होगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, और स्पेसिफिक मांग करनी होगी कि हमको इससे इतना नुकसान हुआ, ये इतनी टेंशन हुई, इतना डिले हुआ, तो ये हमें रिलीफ इंडिविजुअली दी जाए। वो स्पेसिफिकली मांगेंगे, उस पर बहस होगी, उस पर कॉम्पैट ऑर्डर करेगा, तो उसके बाद उनको इंडिविजुअल रिलीफ या क्लास एक्शन रिलीफ मिलेगा। वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो सर फिर क्या ये माने कि कंपटीशन कमीशन की कामयाबी से यहाँ लोगों को फायदा नहीं मिलेगा? उनके पक्ष में फैसला जरूर आया, लेकिन जो उनकी असल दिक्कत थी वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। इंडिविजुअली और डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, मार्केट पे असर पड़ेगा, मगर इंडिविजुअल्स को रिलीफ देना हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपिन जी, यहाँ पे क्लियरली ग्राहकों के हक के लिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, और आगे चल के इस तरह की पिक्चर जो है किस तरह पैन आउट होकर आती है वो अब देखना जी बिल्कुल होगा। जैसे चावला साहब ने भी कहा और उदय जी ने भी कहा कि बहुत ही माइलस्टोन ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जहां पर सीसीआई को एक बहुत बड़े रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि इनके चीजों को आप हल्के में ना लें, इनके जुर्मानों को हल्के में ना लें कि आगे चल के आप सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट से छूट जाएंगे। तो ग्राहकों के पक्ष में वाकई बहुत बड़ा फैसला कविता। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं और बड़ी खबरों की ओर। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स के बाद मारुति ने भी कह दिया है कि वो अपने ऊपर लगी पेनल्टी को चुनौती देगी। कॉर्पोरेशन कमीशन ने देश की 14 कार कंपनियों पर 2,500 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। इन कंपनियों पर अपने दबदबे का बेजान फायदा उठाए महंगे भाव पर स्पेयर पार्ट्स बेचने का आरोप है, और मारुति पर भी 471 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि कॉर्पोरेशन कमीशन ने स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को ढंग से समझा नहीं है। और इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में क्या होगा खास? और पुराने कानूनों को सिस्टम से बाहर करने की है तैयारी। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। पुराने और बेकार हो चुके कानूनों को हटाने की दिशा में मोदी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने कानूनों का पता लगाने के लिए कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी है। ये कमेटी 3 महीने में उन कानूनों की पहचान करेगी जो वक्त के हिसाब से पुराने पड़ चुके हैं। नई कमेटी साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की बनाई गई कमेटी की सिफारिशों की भी समीक्षा करेगी। अगर कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देती है तो सरकार पुराने कानूनों को हटाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक विस्तृत बिल पेश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने और अपने परिवार पर लग रहे आरोपों को साजिश करार दिया है। इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह से भी शिकायत की है। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि जिस दिन उनके या उनके परिवार पर पहली नजर में आरोप साबित हो जाएंगे वो राजनीति और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे।
मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रथम दृष्टया भी सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। राजनाथ सिंह के परिवार से जुड़ी खबर पर पीएमओ की तरफ से बयान आया है। पीएमओ ने अपने बयान में कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया में प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कुछ केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज और गृह मंत्री के बेटे पर लगे आरोपों को लेकर खबरें आ रही हैं। इस तरह की रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और सरकार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस तरह की अफवाहों में शामिल हैं वो देश हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीएमओ ऐसी रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करता है। वाइब्रेंट गुजरात समिट अगले साल 11 से 13 जनवरी तक गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए तैयारियां अभी से जोर शोर से शुरू हो गई हैं। आज इसकी रूपरेखा को लेकर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल समेत प्रदेश के बड़े मंत्रियों की एक बैठक हुई। 7वीं बार होने जा रहे इस आयोजन के पार्टनर 7 देश हैं। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन। गुजरात सरकार ने बताया कि 8 से 13 जनवरी तक ग्लोबल ट्रेड शो होगा, जिसमें करीब 101 देशों से लोग आएंगे, जिनकी संख्या 20 लाख से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। 1.25 लाख वर्ग मीटर के एरिया में होने वाले इस शो में 25 सेक्टर की 2000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी और वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। साथ ही पहले ही दिन ग्लोबल सीईओ कॉन्क्लेव होगा। वाइब्रेंट गुजरात के अब तक के सभी संस्करणों को नरेंद्र मोदी ने सफल बनाया है। अब ये जिम्मेदारी गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पास है। आनंदीबेन पहली बार मिले इस मौके में समिट को नए मुकाम तक ले जाने की तैयारी में है। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आनंदीबेन और भी भव्य कैसे बनाएंगी, ये जानने के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण। ये बात उन्होंने की हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय ने। आपने क्या फील किया कि ये जो 7वां समिट है वो बाकी 6 समिट से किस तरह से अलग बनाएंगे? एक तो इनॉग्रेशन के लिए भारत के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी आएंगे, जो पहले कोई नहीं आया था। दूसरा, पहले जो 6 समिट हुई इसमें 2 पार्टनर कंट्री थे, इस समय 7 पार्टनर कंट्री है, वो अलग है। तीसरा, उसी समय हम लोगों ने गुजरात को कैश करने के लिए प्रयत्न किया था। अभी हम पूरे देश भर में इंडस्ट्रीज आए और सभी स्टेट में जाए, वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। एक तीसरा हमारा नया अलग से है। हाँ, एक जो लोग में कई हल्के में चर्चा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री जब जितने मशहूर थे नरेंद्र मोदी, वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं है तो शायद रौनक उतनी ना रहे। ये कितनी सही चिंता है और ये आपको वाकई चुनौती है आपके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि रौनक सिर्फ गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब जितनी रौनक थी, इससे ज़्यादा रौनक प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई है और पूरे विश्व में उसका नाम अभी है। इस बार जो समिट है उसमें क्या क्या नए नए सेक्टर होगा जिस पर आप फोकस करेंगे? नहीं, सभी सेक्टर है इसमें। हेल्थ है, एजुकेशन है, R&D है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, सब है इसमें। इस बार एक थीम क्या रह सकता है इस गुजरात वाइब्रेंट समिट का? एक इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम है और दूसरा महिलाओं का एम्पावरमेंट। गुजरात के वित्त मंत्री सौरभ पटेल भी 7वें वाइब्रेंट गुजरात समिट को देश, राज्यों और निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका मानते हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि गुजरात के नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए 2 से 4 हफ्ते और इंतजार करना होगा। ये 7वां संस्करण बाकी पहले के जो 6 एडिशन थे उससे किस तरीके से अलग होने वाला है? अभी ये बार तो 2013 से भी बढ़िया होने वाला है, 2015 में होने वाला है। और ग्लोबल बिजनेस हब, ये वाइब्रेंट गुजरात को हमने प्रोजेक्ट किया है। 7 पार्टनर कंट्रीज हैं, वो 7 पार्टनर कंट्रीज आर गोइंग टू टेक स्पेस इन द एग्जीबिशन। स्टेट आर ऑल्सो जो गोइंग टू ज्वाइन स्टेट पार्टनर्स, सो वो लोग भी आएंगे। एंड कंट्रीज सेमिनार्स और स्टेट सेमिनार्स, वो लोग अपने स्टेट को ये वाइब्रेंट गुजरात में प्रोजेक्ट करेंगे। सर, आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में भी बात की थी कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर गुजरात सरकार तेजी से काम कर रही है, तो क्या खास होने वाला है इस गुजरात की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में और IT पॉलिसी में भी खास तौर पर?
हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ये? नहीं, अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इन द फाइनल स्टेजेस और ये इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब 2-4 वीक में आ जाएंगे। और आखिरकार केंद्र ने 7 साल से लटके वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बढ़ाया आगे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को लेकर क्या है सरकार की योजना, देखिए इस ब्रेक के बाद। दिल्ली एनसीआर के लोगों को यहां से गुजरने वाले यूपी और हरियाणा के ट्रैफिक से जल्द निजात मिलने वाली है। 7 साल से लटके वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने पैसे पर बनाने के लिए ये तैयार हो गई है। सड़क मंत्रालय ने इस बारे में अपना प्रस्ताव हरियाणा सरकार को भेज दिया है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे अब जल्द पूरा हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि एक्सप्रेसवे के मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर डीएससी को प्रोजेक्ट से हटाकर उसे सौंप दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के बाद से उसे एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ईपीसी बेसिस पर बनाएगी। फिलहाल सड़क मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट के म्यूचुअल कंसेंट क्लॉज के तहत डीएससी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है। हालांकि हरियाणा सरकार के पास डिफॉल्ट क्लॉज के तहत भी इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का विकल्प है, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती है कि कानूनी विवाद के चलते इस प्रोजेक्ट में और देर हो। वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को 2006 में केंद्र सरकार के निर्देश पर दिल्ली एनसीआर से ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए बनाने का फैसला किया गया था। 2007 में हरियाणा सरकार ने डीएससी को 135 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस वक्त इस प्रोजेक्ट की लागत 1760 करोड़ रुपए थी। 2010 में डीएससी ने मार्च 2011 तक मानेसर पलवल के बीच 53 किलोमीटर का काम पूरा करने का वादा किया, लेकिन इसे अब तक ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका है। अगस्त 2012 तक केवल 48 किलोमीटर का काम ही पूरा हो सका और अब कॉन्ट्रैक्टर से भुगतान न मिलने की वजह से सब कॉन्ट्रैक्टर काम बंद कर चुके हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की लागत 2 गुने से ज्यादा बढ़कर करीब 4000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं मौसम के ताजा हाल पर। नमस्कार, मैं हूं पायल। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं स्काईमेट मॉनसून रिपोर्ट। बारिश अभी पूर्वोत्तर राज्यों से हटकर दक्षिण भारत की तरफ बढ़ गई है। एक नजर मॉनसून के अब तक के प्रदर्शन पर। मंगलवार को गोवा में सबसे अधिक 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 48 मिलीमीटर के साथ गैंगटॉक आज भी दूसरे स्थान पर रहा। हैदराबाद, गया और मुंबई में भी अच्छी बारिश हुई, पर चेन्नई में केवल 5 मिलीमीटर बरसात हुई। देश में बारिश की कमी का आंकड़ा 18% है। उत्तर में बारिश की कमी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ 34 तो मध्य भारत में 17%, जबकि दक्षिण और पूर्वी भारत में 12% बारिश पीछे है। सैटेलाइट तस्वीरों में घने मानसूनी बादल महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भागों के साथ दक्षिण भारत के अनेक हिस्सों में देखे जा सकते हैं। बृहस्पतिवार के लिए हमारा पूर्वानुमान है कि दक्षिण भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मात्र कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। स्काईमेट मॉनसून रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। और फ्लिपकार्ट ने उतारे 5 नए टैबलेट्स और 3 दोस्तों की खतरनाक सेल्फी, देखिए इस ब्रेक के बाद।
ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की कामयाबी की लहर पर हर कोई सवार होना चाहता है। अजीम प्रेमजी और नारायण मूर्ति के बाद अब रतन टाटा भी ई कॉमर्स कंपनी में निवेश कर रहे हैं। रतन टाटा निजी तौर पर स्नैपडील में पैसा लगा रहे हैं। खुद स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल ने इसकी पुष्टि की है। स्नैपडील अभी तक $40 करोड़ का निवेश जुटा चुकी है। बहल का कहना है कि रतन टाटा जैसी नामी शख्सियत की उनकी कंपनी में निवेश करना गौरव की बात है। अजीम प्रेमजी ने भी स्नैपडील और मिंत्रा में निवेश किया है, जबकि नारायण मूर्ति ने अमेजन के साथ करार किया है। टैबलेट के बढ़ते बाजार को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने टैबलेट्स कैटेगरी में 5 नए मॉडल्स उतारे हैं। इन टैबलेट्स की कीमत 6,000 रुपये से शुरू होकर 16,000 रुपये तक जाती है। फ्लिपकार्ट के डिजी फ्लिप प्रो टैबलेट्स में इंटेल एटियम प्रोसेसर लगा है और सबसे सस्ते ET701 टैबलेट की कीमत 6,000 रुपये है, जिसमें 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा है और 8 GB की इंटरनल मेमोरी है। वहीं XT911 टैबलेट की कीमत 16,000 रुपये है। इस टैब में आपको 3G और वाईफाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही इसमें 2 मेगापिक्सल और का फ्रंट और 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा। इस टैब में 16 GB तक की इंटरनल मेमोरी है। फ्लिपकार्ट के अलावा Myntra.com पर आप डिजी फ्लिप प्रो टैबलेट खरीद सकते हैं। साथ ही Myntra.com पर टैबलेट खरीदने पर दूसरे प्रोडक्ट्स पर 35% की छूट भी दी जा रही है। वीडियोकॉन ने अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 4K अल्ट्रा HD टीवी के 5 नए मॉडल्स बाजार में उतारे हैं। इन टीवी की कीमत 91,000 रुपये से शुरू है। अल्ट्रा LED टीवी की खासियत इसका साइज और 8.3 मेगापिक्सल LED डिस्प्ले है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये स्मार्ट मॉडल लॉन्च किए हैं और 3 महीने के अंदर 10 लाख यूनिट्स बेचने का लक्ष्य रखा है। जियो बाजार में जंग छिड़ चुकी है। 2,500 करोड़ रुपए के इस बाजार पर हर कोई कब्जा जमाना चाहता है। इस बाजार में छोटी कंपनियां HUL और ITC जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों को पछाड़ रही हैं। वाइल्डस्टोन डियो बनाने वाली कंपनी मैकिन्रो कंज्यूमर प्रोडक्ट ने इन कंपनियों को पछाड़ कर जून तिमाही में दूसरे स्थान पर जगह हासिल कर ली है। कंपनी ने गैस लेस सेगमेंट में भी डियो लॉन्च कर दिया है। पूरे डियो मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ है मैकिन्रो कंज्यूमर के COO संजय सेन। संजय, आपका स्वागत है CNBC आवाज पर। ये बताएं कि डियो बाजार में HUL और ITC जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को आपने यहाँ पीछे छोड़ दिया है। आखिर आपकी सफलता के पीछे वजह क्या है? 72% ऑफ पीपल जो वाइल्डस्टोन एक बार इस्तेमाल किया, 72% ऑफ देम हैव अ वेरी हाई प्रोपेंसिटी जो उसको रीपरचेज करेंगे, उसको इतना पसंद आता है प्रोडक्ट। जहाँ तक सवाल है पैकेजिंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगेन वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग कंसल्टेंट एंड डिजाइनर्स इन लोगों ने जो वाइल्डस्टोन का पैकेजिंग बनाते हैं, दे आर ऑल्सो एब्सोल्युटली यूनिक लुकिंग एंड कंप्लीटली ग्लोबल स्टैंडर्ड। तीसरी बात है एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। इधर संतोष देसाई जी इज हेडिंग फ्यूचर ब्रांड्स एंड फ्यूचर ब्रांड्स हैज एन एसोसिएशन वाइल्डस्टोन के साथ फॉर द लास्ट 7 years एंड इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो लगाया इधर वाइल्डस्टोन का जो कम्युनिकेशन होगा, जो एडवर्टाइजिंग होगा या कम्युनिकेशन सपोर्ट करने के लिए बाकी जो सब एलिमेंट्स होता है POP एंड ऑल दैट, इनका डिजाइनिंग हैज बीन ऑल अबाउट इंडियननेस एंड ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हटके है फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ टिपिकल डियो एडवर्टाइजिंग। सो ये भी है कि हमारा कंज्यूमर रिसर्च में जब वापस आता है, कंज्यूमर रिसर्च जब हम करते हैं, तो दैट इज द टाइम व्हेन वी सी दैट 90% ऑफ कंज्यूमर्स विद इन द फर्स्ट 3 to 5 seconds बोल देता है कि हाँ ये वाला एड जो चालू हुआ ये वाइल्डस्टोन का एड है। इट इज सो डिस्टिंक्टिव एंड इट हैज अ कैरेक्टर ऑफ इट्स ओन। एंड ये वाला अभी नहीं, ये वाला पिछले 5-6 साल से इट हैज बीन ऑलवेज ऑन दैट वे। तो अच्छा एडवर्टाइजिंग एंड पोजिशनिंग, ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट विथ इंटरनेशनल क्वालिटी फ्रेग्रेंसेज, ग्रेट लुकिंग पैकेजिंग, गुड वैल्यू फॉर मनी। सो दिस इज व्हाट हैज हमको वाइल्डस्टोन में इट हैज बीन हेल्पिंग अस। राइट, लेकिन संजय, आप नो गैस सेगमेंट में क्यों उतर रहे हैं? क्या ये नंबर 1 बनने की तैयारी है? Lot of new consumers who are coming into that segment, 30% उधर growth है। Naturally, Wildstone हमारा गैस बेस्ड डियो के अंदर we have a very large share
already, and we are a large player, established brand, 100% brand awareness. So naturally, it only makes sense for me that from the, be it the trade or be it consumer का focus group पे बात करो, तो वो लोग की बहुत दिन से बोल रहे थे आप ये वाला एक no gas version which is a perfume body spray कब की launch करेंगे. That is why we have now decided to launch इसी महीने. And we are coming out with 6 variants इसके अंदर, and it is called Wild Stone perfume body spray. And 6 वेरिएंट के अंदर आ रहा है, करीब 250 रुपया प्राइसिंग है, एंड वी एक्सपेक्ट इट टू डू वेरी वेल. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अपने एक्सप्रेशंस को कैमरे में कैद करना हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये चीज़ एक तस्वीर नहीं एडवेंचर भी बन जाती है। इन 3 दोस्तों ने हांगकांग की 5वीं सबसे ऊंची इमारत पर चढ़कर अपनी सेल्फी तैयार की। 1135 फीट ऊंची इमारत से ली गई ये खतरनाक सेल्फी यूट्यूब पर वायरल हो गई है। इन 3 दोस्तों की जाबाजी को अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग देख भी चुके हैं। सेल्फी लेने वाले वीडियोग्राफर डैनियल लॉ ने इसके लिए एक सेल्फी स्टिक और वाइड एंगल कैमरे का इस्तेमाल किया है ताकि शहर का एक्सट्रीम व्यू मिल सके, लेकिन इसे देखकर उत्साहित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे कारनामे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन आगे जरूर देखिए मैरी कॉम यानी प्रियंका चोपड़ा के साथ हमारी खास बातचीत।